आप लोग आए और देखिए मेरा बहुत काम था बिगड़ गया। एक तो आपका माइक सही नहीं काम कर रहा था, वो देखो वो कैसे खड़ा था वो लड़का, एक यहीं पे बैठ ही गया था। पता नहीं आप लोगों में ना पूरा मैनर ही नहीं है काम करने का, अजीब काम कर रहे थे। Ladies and gentlemen, who said we don't have a team? We do have a team of brothers. The Oso! The team who travel in auto. The team who travel pedal. And that's we are. Welcome to another episode of Up in Bihar. मेरी माँ बहुत अच्छा आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी इंसान भी थी, वो हर चीज़ में निपुण थी। एक लड़के का ये काम उनको पसंद नहीं आता था, तो इसके लिए वो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा सुनाते थे और मैं तो कितना मार खाया हूँ ये मैं बता नहीं सकता हूँ। जैसे कि पलंग के नीचे मैं दिया जलाता था और प्रैक्टिस करता था, जैसे ही किसी के कदमों की आहट होती थी मैं फूंक करके दिया बुझा देता था और प्रैक्टिस खत्म, बाहर निकल जाता था। मधुबनी पेंटिंग ना लोग यही बोलते टेढ़ा मेढ़ा रहता है, हम भी बना लेते हैं, हम भी करते हैं। अरे तुम नहीं करते हो। इतना इनलाइटन हो चुका हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे प्रोसेस करूँ। लाइटेड हो गए हो या मन मुताबिक नहीं हुआ। कितना भी अवार्ड लेकर के आ जाइए, कितना भी प्राइज लेकर के आ जाइए, वो अल्टीमेटली यही पूछेंगे कि पैसा क्या कमाया। माँ भी कह के गई ना कि तुम छोड़ दो, जब तुम्हारा इतना विरोध कर रहा है सब तो तुम क्यों करते हो, मत डालो। आपसे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप रेड को जगह पे ग्रीन कर रहे हैं। तो सिस्टर थी, ये जो कलर बताती थी मैं वही कलर कर दिया करता था। हर चीज में जो है ना वो एक दिन आता है जब उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। हो सकता है मधुबनी पेंटिंग्स का भी खत्म हो जाएगा। वो आर्टिकल एक आया सबसे पहली बार कि कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट एन इशू टू डेकोरेट टाइल्स। नमस्कार, आपन बिहार के एक और नया एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंच चुके हैं समस्तीपुर। यहाँ पे हमारा आने का जो मेन रीज़न है, वैसे तो मैं यहाँ छठ मनाने आया था, पर जो रीज़न है वो ये है कि मिथिला पेंटिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमने कुंदन जी को बहुत मुश्किल से, कुंदन कुमार रॉय इनका पूरा नाम है, बहुत मुश्किल से हमने ढूंढा, निकाला, इनसे बात हुई और हम आज थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि मिथिला पेंटिंग जो है बिहार के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, उसका क्या फ्यूचर है, क्या हिस्ट्री है और आज के जनरेशन को मिथिला पेंटिंग के बारे में क्या चीज़ें जाननी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है कुंदन जी हमारे इस एपिसोड में। और सबसे पहले तो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप क्विकली अगर दे दे। नमस्कार, मेरा नाम कुंदन कुमार रॉय है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मिथिला पेंटिंग का आर्टिस्ट हूं। और मैंने लगातार मिथिला पेंटिंग के माध्यम से लोगों को बहुत सारा जागरूक भी किया है और हज़ारों युवाओं को मैंने मोटिवेट भी किया है कि आपके अंदर चाहे कितनी भी कमियां हों, लेकिन आप जो हैं उन कमियों को हथियार बना करके आगे बढ़िए। और इसके बाद मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि थोड़ा सा अपने बारे में ना, प्रोफेशनल जर्नी आपकी क्या रही है और पहले के बारे में थोड़ा सा अपने बारे में कि कैसे आपने कहाँ से शुरुआत किया है ना, अपनी एजुकेशनल जर्नी भी, ये सारी चीज़ें भी अगर आप बता सके तो। मैंने प्रारंभिक शिक्षा समस्तीपुर में ही किया। उसके बाद उसी समय मैं पेंटिंग भी किया करता था। मैं बचपन से ही पेंटिंग किया करता हूँ, लेकिन मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, जिस वजह से मैं रंगों को सही ढंग से देख नहीं पाता था। तो कभी भी कोई भी पेंटिंग जो है वो कलर होने के बाद अच्छा नहीं दिखता था लोगों को, लेकिन मुझे वो प्रॉपर दिखता था। तो लोग हंसा करते थे। मैं कई कंपटीशन में भी गया, लेकिन मैंने कभी कोई जीत वगैरह हासिल नहीं किया कभी भी। तो मुझे लगता है कि आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जाते हैं जिनके साथ आप उठते बैठते रहते हैं और वही आपकी दिशा और दशा तय करते हैं। तो इसी क्रम में मैंने लोगों की बातें सुनी और मुझे भी लगा कि अगर आप देख नहीं सकते रंगों को सही ढंग से तो आप कलर वाला तो कोई काम ही नहीं कर सकते। और कई सारी वैकेंसीज भी हैं सरकारी जिसमें लिखा भी रहता है कलर ब्लाइंड कैन नॉट अप्लाई वगैरह टाइप का। तो मैंने शुरू में ही समझ लिया था कि दिक्कतें बहुत होने वाली हैं, लेकिन फर्दर एजुकेशन के लिए मैं नागपुर गया। नागपुर जाने के बाद ना लाइफ एकदम से चेंज हुई और चेंज होने के बाद वहाँ MBA करने लगा। MBA करते करते पेंटिंग से पूरा रिश्ता नाता खत्म हो चुका था, क्योंकि मुझे पता था मैं इसमें कोई भी करियर नहीं बना सकता। तो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हो गए थे, इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। इसीलिए आज सोसाइटी में जा के लोगों को कहता हूँ कि यू कैन डू एनीथिंग, जो भी आपके दिल से आता है और आप उसमें अर्न कर सकते हैं और वो नैतिक मूल्यों के खिलाफ नहीं हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मेरी HOD थी गीता नायडू मैम, तो एक कंपटीशन में वो चाहती थी कि MBA के सारे बच्चे जो हैं उस कंपटीशन में हिस्सा लें। पेंटिंग में कोई था नहीं, लेकिन किसी बच्चे ने उनको कहा कि कुंदन जो है मैम बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, ड्राइंग मैं करता था, तो आप उनको भेजिए।
तो मेरी सिस्टर है अभी पीएनबी में है, तो मैंने उसको आके कहा कि मुझे 7 दिन का एक लीव लिख करके दे दो, क्योंकि मैं ना फिर से अब पेंटिंग कंपटीशन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बचपन से लोग हंसे ही थे उन पेंटिंग पे, बड़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होता था। तो उसने कहा कि तुम जिन चीज़ों से जितना भागोगे वो तुम्हारा उतना पीछा करती है, तुम एक पेंटिंग बना लो और उसको याद कर लो, रंग मैं डब्बों के ऊपर लिख दूंगी कॉम्बिनेशन, और उसी तरह जब तुम करोगे तो कोई भी समझ नहीं पाएगा कि तुम्हें दिख नहीं रहा था। एंड दैट वाज टर्निंग पॉइंट, जब मैंने वो पेंटिंग बनाया और मैं फर्स्ट रनर अप रहा उस पेंटिंग कंपटीशन में। देन आई रियलाइज कि लोग जो कहते हैं वो अपने, हाँ, इन MBA, तो वो अपने अकॉर्डिंग कहते हैं, लेकिन हम जो है अपने हाथों की लकीरों को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। और फिर मैंने ढालना शुरू किया और लगातार मैंने बहुत सारा तकलीफ देखा था। मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो उसमें कितना तकलीफ होता है। जो युवा बेरोजगार हैं, एजुकेटेड हैं, या उनमें टैलेंट कूट कूट करके भी भरा हो, लेकिन अगर वो अर्न नहीं कर पाते हैं तो वो आप कितना भी अवार्ड लेकर के आ जाइए, कितना भी प्राइज लेकर के आ जाइए, वो अल्टीमेटली यही पूछेंगे कि पैसा कितना कमाते हो, या वो तब तक आपकी खैरियत पूछेंगे जब तक आप छोटे हो, लेकिन बाद में वो हैसियत ही पूछती है दुनिया। तो इन सब पैशन जब तक प्रोफेशन नहीं बन जाता, हाँ, टैलेंट वैल्यू जो है एग्जैक्टली होती है। हाँ। उसके बाद महिलाओं की स्थिति भी एक मुझे बहुत प्रेरित करती थी। खुद मेरी माँ बहुत टैलेंटेड थी, वो चाहती तो घर परिवार छोड़ करके वो अच्छा जॉब कर सकती थी और उन्हें कई सारे ऑफर भी थे, लेकिन वो एक गृहिणी के रूप में रह गई। तो ये भी लगता था कि लड़कों के लिए अच्छा स्कोप है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और बड़ी आसानी से पढ़ाई लिखाई सब कुछ उनके लिए आसान है, लेकिन एक महिला पढ़ लिख के भी, नौकरी करके भी अगेन वो जो है वो बंदिश में आ ही जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे मेरे दिमाग में आती जाती रहती थी। तो मैंने इन सब चीज़ों पे फिर पेंटिंग बनाना शुरू किया, चाहे वो दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, विधवा पुनर्विवाह हो, बेरोजगारों के बारे में हो, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए, नौकरी नहीं मिली, तो सामाजिक परिस्थिति क्या होगी। तो इन सब पे मैंने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया और धीरे धीरे वो पेंटिंग जो है वो लोगों ने पसंद किया, और इसी दरमियान मैंने नौकरी भी करना शुरू किया। तो मैं जब नौकरी भी कर रहा था, जॉब कर रहे हैं अभी? मैं अभी फ्रीलांस काम कर रहा हूँ, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर में काम कर रहा हूँ समस्तीपुर में। और वहाँ जहाँ भी मैंने जॉब किया तो कहीं ना कहीं वो पेंटिंग या आर्ट वाला स्किल जो है मेरा काम आ रहा था और वो डेवलप हो रहा था। और इसी तरह डेवलप होते होते किसी ने कहा कि एक कॉर्पोरेट सेटअप में थे आप कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह? कॉर्पोरेट सेक्टर में था। तो मैं एक काली मंदिर के लिए मुझे अप्रोच किया गया कि वो 100-300 साल पुरानी काली मंदिर है और उसकी मूर्ति को नागपुर में वो पहली काली मंदिर था, नागपुर का है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप इसको थोड़ा सा रिक्रिएट कर दीजिए। तो मैं वहाँ गया, जाने के बाद वो तो आप मूर्तिकार भी हैं? पेंट? हाँ, मैं मूर्तिकार भी हूँ, मैं बचपन से ही बनाता रहा हूँ। तो मैं वहाँ गया, मेरी छोटी बहन भी साथ में रहती थी, तो वो मूर्ति से बहुत अटैचमेंट हो गया मुझे। और हर साल 2 दिनों के लिए मैं छुट्टी लेता था ऑफिस से और वहाँ जाता था। और विडंबना देखिए कि जब से मैं नहीं गया हूँ उस मूर्ति को पेंट भी नहीं करवाया गया, तब से वो रुकी हुई है, वही पेंट किया हुआ है जो मैंने किया था लास्ट टाइम में। तो माता से अटैचमेंट भी था, तो मैं वहाँ पेंट करता था। एक बार कुछ मिस्टेक हुआ, ग्रीन की जगह रेड की जगह मैंने ग्रीन पे काम कर दिया था लिप्स में। तो वहाँ पे एक कौशिक भट्टाचार्य करके थे, तो उन्होंने पूछा कि कुंदन जी आपसे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप रेड को जगह पे ग्रीन कर रहे हैं। तो सिस्टर थी, उसने कहा अरे इसको कलर ब्लाइंडनेस है ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, ये जो कलर बताती थी मैं वही कलर कर दिया करता था। तो 3-4 साल पेंटिंग किया, किसी को पता नहीं चला ये कलर ब्लाइंडनेस वाली बात है। और चूंकि यहाँ पे ये भी कहा जाता था कि आप जो मतलब कुछ पिछले जन्म का कर्म है जो इस साल भुगत रहे हो, तो आपको जो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी कुछ ऐसा किया, तो वो मैं बताता भी नहीं था किसी को कि मुझे बीमारी, मुझे बड़ा हेजिटेशन होता था। चीजें भी यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लोग उसको हाँ, तो मैं किसी को नहीं बताता था कि कलर ब्लाइंडनेस है। वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिए इस चीज में, अच्छा कब से है, कैसे है, अभी तक क्या किया, कितनी मूर्तियां बनाए, कितनी पेंटिंग्स बनाए। और हम लोगों ने ऐसे जनरली बता दिया, क्योंकि हम लोगों के लिए कलर ब्लाइंड और पेंटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं बचपन से ही कर रहा था। लेकिन भाई दूज के दिन 2015 में वो आर्टिकल एक आया सबसे पहली बार,
कि कलर ब्लाइंडनेस इज़ नॉट एन इशू टू डेकोरेट आइडल्स फॉर कुंदन कुमार रॉय। और मुझे लगता है कि हम लोग पिक्चर देखने गए हुए थे, पिक्चर नहीं देख पाए, मुझे इतने कॉल आए और उसके बाद लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन करना शुरू किया और फिर समझ में आया कि एक बहुत बड़ा चीज़ था जो मैं अननोइंगली करता आ रहा था। और कई सारे डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया कि आप आइए मिलिए कलर ब्लाइंडनेस के बाद। इट्स ओके या फिर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जन्म के साथ होता है और मरने तक रहता है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। यहाँ पे एक मार्क है ना, तो मुझे लगा शायद ऑपरेशन वगैरह नहीं 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 नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये जो है वो पहली बार आया और उसके बाद तो लोगों ने एकदम सर आंखों पे बिठा लिया कि भाई कलर ब्लाइंडनेस था, इतने दिनों तक पेंटिंग करता रहा, कोई इसे पहचानता नहीं था। और उसके बाद मुझे लगता है कि सैकड़ों इंटरव्यू आपको गूगल पे मेरे मिल जाएंगे जो इस चीज़ के ऊपर है। लगातार इंटरव्यू आने लगे। एक रास्ता ही तो बनाया है उन लोगों के लिए जो ये छोटी मोटी चीज़ों को ना कहीं समझते हैं कि ये एक बाधा बन रही है, ये कुछ नहीं कर पाए। हाँ, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन स्टिल मैंने उसमें क्या, उसके बाद धीरे धीरे पेंटिंग्स वायरल होने लगी, लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। ऑनेस्टली बताओ, मुझे भी नहीं पता था आपके बारे में कलर ब्लाइंडनेस वाली बात। मैंने जितना भी रिसर्च किया, जितना भी चीज़ देखा, ये कलर ब्लाइंडनेस वाली चीज़ मुझे कहीं दिखी पता होंगी। लेकिन आप कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में या बाकी जगहों पे मेरे बारे में पढ़ाया भी जाने लगा कि भाई कुंदन कुमार रॉय हैं, कलर ब्लाइंड है और इस तरह से। और धीरे धीरे आगे बढ़ा। फिर माता जी की तबीयत थोड़ा सा नासाज होने लगी और किसी वजह से मुझे समस्तीपुर आना पड़ा और ऐसा हुआ कि मैं वापस ही नहीं जा पाया। लगातार घर में कोई ना कोई डेथ हो गया, कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ विपरीत होती चली गई और सब कुछ ख़त्म हो गया, जो कैरियर और जो भी था वो ख़त्म हुआ। वापस से मैंने स्कूल में, कॉलेजेस में जाके लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। मुझे समझ में आ गया था कि डू यू मिस दैट लाइफ, और ये वाला लाइफ ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? मुझे जो मैं जहाँ रहता हूँ वही अच्छा लगता है। नहीं, मतलब जैसे कुछ लोग हैं ना, तो उनको ये है कि कुछ लोग घर से दूर ही रहना चाहते हैं, कुछ लोगों का ये मानता है कि घर में रह के, घर में साथ रह मैंने तो शुरुआत घर में ही किया था, मुझे तब यही अच्छा लगता था। फिर जब मैं नागपुर गया तो मैंने एक बढ़िया कैरियर वहाँ जिया। मैं जीरो पे गया था नागपुर, मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन जिस दिन मैंने नागपुर छोड़ा था तो कितने आंखों में आंसू थे और मेरे खुद की आंखों में आंसू थे। इवन मेरे आने के बाद भी वहाँ अगर पेपर में मेरे बारे में कुछ न्यूज़ आती है तो उसका हेडलाइन ये होता है कि कुंदन कुमार रॉय का है नागपुर से गहरा नाता। तो आज भी वहाँ पे लोग मुझे मिस करते हैं, मैं भी उसको मिस करता हूँ। कितने साल रहे थे आप नागपुर में? लगभग 12-14 साल। मराठी आ गई? मराठी आ गई। क्या बात है। एक कुछ लाइन बोल के दिखाइए मराठी में। क्या? मला माहिती मराठी, तुला माहिती मराठी, तुला जेवण पाहिजे। प्रतिम। कई सारे गाने भी हैं, मला जाऊ देना घरी। बहुत सारी चीजें। वो वायरल होता है ना रील वगैरह, जेवलिस का। हाँ, जेवलिस का। आमच्या पप्पानी गणपति आणला, वो गाना भी। तो इस तरह से नागपुर में बहुत रच बस गए थे हम लोग। और उसके बाद यहाँ आए तो फिर मैंने मोटिवेशन देना शुरू किया बच्चों को। और कुछ ही समय में एक वीडियो जिला उद्योग केंद्र के जीएम सर ने देखा तो उन्होंने बनो उद्यमी अभियान मुझे ऑफर किया। और बनो उद्यमी अभियान के दौरान, मतलब आप देखना फोटोज़ गूगल पे हैं कि मैंने एकदम पीपल के पेड़ के नीचे से शुरुआत किया था और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली तक मैंने काम किया। और उसके बाद लगातार MSME, नाबार्ड, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आगा खान चैरिटेबल ट्रस्ट, अभी पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज, तो बड़े बड़े जगहों से मुझे ऑफर आने लगे। अपार्ट फ्रॉम मिथिला पेंटिंग और आल्सो सोशल वर्कर। हाँ, सोशल वर्कर कहिए या जो कहिए। तो मैंने ये काम इसलिए शुरू किया क्योंकि मैंने देखा उस जीवन को बार बार गिरना और बार बार के मैं उठ के संभला भी। तो युवाओं के लिए मुझे बड़ा अटैचमेंट भी रहता है लोगों से, चाहे बड़े बूढ़े हों या बच्चे हों, युवा हों, सभी से अटैच जल्दी हो जाता हूँ। और पता नहीं क्यों लोग मुझे अपनी तकलीफ़ें भी बताते हैं, अपने बारे में अपना दुख तकलीफ शेयर करते थे। तो कभी या तो उनके ऊपर पेंटिंग्स बनाया मैंने और मेरा गम हल्का किया, या फिर उनको कोई रास्ता दिखाया। आज देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री उद्यमी लघु उद्यमी योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, कई सारी योजनाएं हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट निकाल रही हैं। और इस तरह से उन योजनाओं से मैं जुड़ा हूं और लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं। उनके पास पैसे आ रहे हैं, उन पैसों को कैसे यूज किया जा सकता है और कैसे जीवन में रंग भरा जा सकता है, अब ये बता रहा हूं। तो बहुत अच्छा लगता है। हज़ारों लोग जब आपको जानते हैं एक बार में, मतलब 600, 800 लोगों के बीच में, हज़ारों लोगों के बीच में आप जाते हैं, बोलते हैं, लोग सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक कोट आपके लिए कहना चाहूँगा,
कि यू आर नॉट जस्ट अ पेंटर ऑन पेपर, यू आर आल्सो पेंटर इन सम पीपल्स लाइफ। हाँ, वो एक आप जो करते हैं वो रिफ्लेक्ट होता है आपके। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है, आपने बोला ना ये कहानी सुनने वाली बात कि लोग आपसे शेयर करते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो मैंने जितने आर्टिस्ट लोगों से बातचीत करी है, मुझे ये समझ में आता है कि उनका ऐसा ऑरा होता है ना कि लोग जो आसपास के होते हैं ना वो अपने आप ही खुल जाते हैं कि हाँ सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं, सारी बातें निकल जाती है और फिर वो आर्टिस्ट को वहाँ से मोटिवेशन मिलती है, वो फिर चीज़ों को आगे लेके जाता है। तो मैं अभी पीछे देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह हैं आपके, तो इनके बारे में कुछ बताइए, कहाँ कहाँ क्या क्या उपलब्धि रही। मुझे अब याद नहीं है, जब पहली बार मुझे भारत श्री अवार्ड मिला था तो आई वाज सो एक्साइटेड, देन यूथ आइकॉन ऑफ नाउ दिस इंडिया। इज नॉर्मलाइज्ड। नहीं, तभी लगता था कि अवार्ड मिलने चाहिए और मुझे मिलने चाहिए, और मुझे मिलता है तो अभी भी बहुत खुशी होती है। तो वही कुछ अवार्ड्स है ना जो लाइफ चेंजिंग लगते थे कि मुझे कैसे मिल गया। भारत श्री, यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया, एक्सीएम के द्वारा मुझे प्राइड ऑफ बिहार अवार्ड मिला, बिहार गौरव अवार्ड मिला कला मंत्री जी के द्वारा। कई बार मुझे जिलाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी जी के द्वारा ऐसा सम्मानित कुछ किया है कि गया। एक्साइटमें जो है, जैसे जिला वाला मिल रहा है तो कम है, इंडिया नहीं, लेवल का मिल रहा है तो मुझे ज्यादा है। आप आए हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे, बहुत ये बड़ा तो- एक अवार्ड मिल ये तो गया है। आप- मेरा एक ये तो छोटा आप- भाई मेरे सामने में बैठा है, ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। तो अवार्ड मिलते गए, मुझे लगता है 500 से ज्यादा जगहों से मुझे सम्मानित किया गया है, और हर अवार्ड, हर सम्मान जो है वो अपना अहमियत रखता है। आपने कुछ बताया था मुझे कि आपकी कुछ पेंटिंग्स वगैरह जो हैं फॉरेन कंट्रीज में भी गई हैं, इंडियन एम्बेसीज हाँ, वगैरह में। लंदन गई है, ब्रिटेन गई है। एक पेंटिंग थी मेरी, वो A4 साइज की ही डिमांड में थी, 3 या 4 कलर से ही बनाना था। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाने के लिए भी चाहिए था उनको। एक बुक बना था ताना बाना से। तो आरोन सिनिफ्ट जी ने मुझे फेसबुक से कांटेक्ट किया था कि मैं आपकी एक पेंटिंग चाहता हूँ, और वो A4 साइज का पेंटिंग $100 में गया था। अच्छा। अमेरिका गया वो, एंड नीदरलैंड गया है पेंटिंग। तो इस तरह से फॉरेन जाता रहता है, और फॉरेन से भी लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमें आपकी स्टोरी पता चली है, आप इतना अच्छा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से हैं एक, उन्होंने कॉल किया था। अमेरिका से मैथिली डिवा हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया था। मतलब कई सारे लोग हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया है, फॉरेन से भी किया है। तो मिथिला पेंटिंग जो है, आई थिंक ये हमारे मिथिलांचल में थोड़ा मतलब इनिशिएशन जो है इसका कहीं ना कहीं यहीं से हुआ है। अभी तो कहीं ना कहीं ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ बिहार में नहीं है, इंडिया लेवल पे आ गया है। और वर्ल्ड में है। ये लोगों को कम जानकारी है। लोग कहते हैं कि मिथिला पेंटिंग भारत में ही प्रसिद्ध है, लेकिन इसकी प्रसिद्धि का अंदाजा आपको लगाना चाहिए कि मिथिला पेंटिंग तो बन रही थी, लेकिन सबसे पहले वो ब्रिटिश अधिकारी ही थे जिन्होंने 1934 में बताया कि ये मीरो और पिकासो के समकक्ष की पेंटिंग है। एंड देन जो है वो पेंटिंग पूरी दुनिया में छा गई। और आपको जान के आश्चर्य होगा, एरिका मोजर और कई सारे फॉरेनर्स जो हैं उन्होंने मिथिला पेंटिंग के लिए बहुत कुछ किया है। इवन जो सबसे पहला म्यूजियम है मधुबनी पेंटिंग का, वो आपको जापान में मिलेगा, जो हासेगावा जी ने बनवाया हुआ था। तो आप सोचिए कि जानकारी ही कम है लोगों को, कि उनको लगता है कि भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन भारत में कैसे प्रसिद्ध है? जापान में सबसे पहले म्यूजियम बन गया था। अमेरिकन और फॉरेनर्स आते हैं मधुबनी। इससे एक और क्वेश्चन जनरेट हुआ मेरा। आपने कहा कि जापान में पहले बना हाँ, था। हासेगावा तो जी आपको नहीं लगता कि यहाँ के लोगों को शायद अवेयरनेस कम है, यहाँ मुझे पे लगता चीजें होनी चाहिए है पहले? हाँ, जब मैंने भी शुरुआत में सीखा था तो आप देखिए, और हासेगावा जी थे, कई सारे लोगों को मधुबनी के वो लेकर के जाते थे मान सम्मान के साथ। 6-6 महीना, 8-8 महीना ये कलाकार वहाँ पे रहे हैं, और उन्होंने अपना आर्ट दिया है, जिसमें कई सारे पद्मश्री का नाम है, कई सारे नेशनल अवार्डीज का नाम है, अनगिनत नाम है। और जब आप उनसे मिलेंगे, अभी रिसेंटली मैं एक कार्यक्रम में गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और वहाँ शांति देवी जी जो पद्मश्री हैं, और पहली बार पति पत्नी दोनों को पद्मश्री मिला है मधुबनी पेंटिंग के लिए। और उन्होंने जब फॉरेन कंट्रीज के नाम बताने शुरू किए, तो मैंने उतनी कंट्रीज नहीं सुने थे कभी जितना जगह वो जा करके रह करके आई हैं। आप दुलारी देवी जी को देखिए, आप गोदावरी दीदी को देखिए, आप बउआ दीदी को देखिए, तो सीता देवी जी, जगदम्बा देवी जी, महासुंदरी देवी जी, गंगा देवी जी, इतनी सारे अनगिनत ये लोग, उनसे जब आप मिलेंगे, ये ऐसे ऐसे जगहों के नाम बताएंगे और उस वहाँ की भाषा भी बोल करके आपको बता देंगे। जबकि कई कलाकार जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और उसके बाद भी वो फॉरेन लैंग्वेज में आपसे बात करके दिखा देंगे। तो ये है ग्रेविटी मधुबनी पेंटिंग की, मिथिला पेंटिंग की, जो लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है बड़ी आंखें हैं, लंबा नाक है, तो ये चटक रंग है, तो मधुबनी पेंटिंग है। लेकिन मधुबनी पेंटिंग जितना आप तह तक जाएंगे, वो आपको लगेगा इसके और आगे तो छूट ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़, जब मैं मधुबनी पेंटिंग के लिए रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ये दिखाया गया था कि वुमेन्स जो है
ज़्यादा मतलब मधुबनी पेंटिंग में इन्वॉल्व थी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि सजावट में यूज़ होता था पहले। Yes, yes, तो आप समस्तीपुर में रह के आपने जब शुरुआत किया तो आपकी क्या चैलेंजेस थे? मेरी माँ बहुत अच्छा आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी इंसान भी थी, वो हर चीज़ में निपुण थी। तो मैं जब बहुत छोटा था, 2 साल 2.5 साल का था, तो वो अपने हाथ देती थी और उस पर कहती थी कि कुछ मोटिव्स जो है तुम बनाओ। और मैं बनाने लगा, तो मैं पढ़ने लिखने से पहले मैंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया था, दीवारों पे, ज़मीन पे। और मेरे बड़े पापा उस समय वार्ड कमिश्नर हुआ करते थे, तो उनको एक लड़के का ये काम उनको पसंद नहीं आता था, तो इसके लिए वो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा सुनाते थे, और मैं तो कितना मार खाया हूँ ये मैं बता नहीं सकता हूँ। तो मेरी आदत हो गई थी कि मैं जैसे ये पलंग के नीचे मैं दिया जलाता था और प्रैक्टिस करता था। जैसे ही किसी के कदमों की आहट होती थी, मैं फूंक करके दिया बुझा देता था और प्रैक्टिस खत्म, बाहर निकल जाता था। और इस तरह से मैंने किया। लेकिन आज जैसे जैसे ये पेंटिंग में आपको लगता होगा कि सिर्फ महिलाएं हैं, आप कभी मधुबनी जा करके देखिए या मिथिला के अन्य क्षेत्रों में जहाँ व्यावसायिक रूप से ये पेंटिंग बिकती हैं, तो आपको महिला और पुरुष बराबर रूप में ये पेंटिंग्स करते दिखाई देंगे। या पहले ये भी था कि वर्ण के हिसाब से पेंटिंग की जाती थी, लेकिन आज हर वर्ण का आदमी जो है वो पेंटिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कला या कोई भी जो गुण है वो किसी महिला और पुरुष विशेष का नहीं होना चाहिए, हर आदमी पे इसका बराबर का अधिकार है। आज महिलाएं कंधे से कंधे मिला करके काम कर रही हैं, और आज हर पुरुष जो है मधुबनी पेंटिंग सीख रहा है, कर रहा है और इसको व्यावसायिक कर रहा है। तो अभी वार्ड कमिश्नर अंकल खुश हैं? अभी वो नहीं रहे, जब तक ये व्यावसायिक हुआ तब तक नहीं रहे। आई होप ऊपर से देख रहे हो। हाँ, ऊपर से अब वो खुश हो रहे होंगे कि हर आदमी हर कुछ कर सकता है। सही बात है, सही बात है। और उनके हिसाब से अब मैं कभी, अब जब मैं पिता बना हूं, तो मुझे लगता है कि उनका सोच भी सही था। वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स हाँ, चाहते हैं ना कि बच्चे अब स्टेबल हो लगता है, जाए। तब तो बुरा लगता था, लेकिन अब लगता है कि नहीं, सचमुच में जो कलाकारों का जीवन है ना, बहुत संघर्षमय है। और ऐसे में कलर ब्लाइंड कलाकार का जीवन और संघर्षमय हो सकता था। तो उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था। वो चाह रहे थे आपके लिए। हाँ, मेरे भले के लिए कहा था। लेकिन आज आप, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का युग है, और इसमें अगर आपके अंदर थोड़ा भी टैलेंट है, तो एक्टिंग का हो या किसी भी चीज़ का, तो पहले ये था ना कि मुंबई नहीं जा सकते, तो पूरा आपके पास घर पे कैमरा है। हाँ, अभी आप घर में ही बैठे बैठे आप टैलेंट दिखा सकते हैं। थोड़ा सा मिथिला पेंटिंग के बारे में कि मतलब क्या है, यूनिक क्या है मिथिला पेंटिंग में। और जैसे आपने बताया कि लोग समझते हैं कि नाक लंबी है तो मिथिला पेंटिंग हो गया, पर एक आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से कि मिथिला पेंटिंग कैसे डिवर्सिफाई करता है, खासकर बिहार को कैसे रिप्रेजेंट करता है, या इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करता है? देखिए, मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत मानी जाती है रामायण काल से हुई है। जब राजा जनक जी माता जानकी का विवाह करने वाले थे, तो उन्होंने राज्य भर में लोगों से कहा कि आप सभी जो मिथिला के संस्कार हैं, पावन संस्कार, और आप अभी भी देखेंगे कि मिथिला के लोग जो हैं, उन्होंने अभी भी अपना परंपरा और संस्कार बचा के रखा हुआ, उसी हिसाब से चल रहे हैं। वो उन्नत है, वो आगे बढ़ गए, वो विदेशों में भी हैं, लेकिन जो परंपरा है और जो संस्कार है वो आज भी वही है जो रामायण काल में था। तो वो कभी इससे दूर नहीं हुए। यही वजह है कि जो रामायण काल की बनी पेंटिंग थी, उसको उन्होंने सीने से लगा करके माताएं अपने बच्चों को ट्रेनिंग देती रहीं। इसके ऊपर आपको कोई बुक नहीं मिलेगा उस समय में, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, किताबों का उतना प्रचलन भी नहीं था। तो जो भी है वो उन्होंने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक दिया, और देते देते आज तक इसको धरोहर बना के रखा हुआ है। आने वाले समय में देखिए इसका व्यवसायीकरण हुआ, और कई बार जीवन में भी होता है ना कि विध्वंस हो जाता है, और हमको लगता है कि यहाँ से अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मिथिला के लोगों ने और मधुबनी पेंटिंग ने बार बार दिखाया है कि जहाँ पे विध्वंस होगा वहाँ भी हम बीज के रूप में निकलेंगे और एक वृक्ष बनेंगे। 1934 में जब भूकंप आया था, बहुत महाप्रलय मचा था, और वहाँ से WG आर्चर जी आए और उन्होंने देखा कि भाई इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स रोड पे गिरी हुई थी, तो उन्होंने कई सारे सैंपल भेजे थे, और वो पहले तस्वीरें हैं, मतलब इतना अछूता था वो मिथिला की, किसी के पास जानकारी भी नहीं थी मिथिला पेंटिंग की। और उन्होंने जब वो तस्वीरें बाहर भेजी, तब लोगों ने जाना कि भाई मिथिला का जो राज्य है इतना समृद्ध है अपने कला में, अपने संस्कार में, और उसके बाद उसका व्यवसायीकरण हुआ, और आज जो है वो लाखों लोग जो है इससे आजीविका कमाते हैं। तो मुझे लगता है कि विध्वंस दूसरी बार मुझे लगता है
कि कोरोना के टाइम में हुआ कि सब कुछ ठप हो गया, व्यवसाय बंद हो गया, तब इन्होंने इसी पेंटिंग को अपना आजीविका का साधन बनाया और मास्क पे पेंटिंग करके फिर जो पेंटिंग मास्क थे वो विदेशों तक भेजा और किसी तरह करके अपना निर्वहन किया। तो इस तरह से ये जो पेंटिंग है ना, मुझे लगता है कि बार बार गिरकर उठकर खड़े होने का ये देती है, सबल आपको देती है। पेंटिंग में खासियत भी आपको नजर आएंगी। कभी भी मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग एक लाइन से नहीं बनती है, वो डबल लाइनों में बनती हैं, है ना, जिसे प्रकृति और पुरुष कहते हैं। जीवन भी ऐसे ही है, या आप शिव पार्वती कहिए या प्रकृति और पुरुष कहिए। जब तक प्रकृति और पुरुष नहीं मिलते तो ये जीवन ही असंभव था। लेकिन यहाँ हर तस्वीर का निर्माण एक प्रकृति और एक पुरुष, और उसकी जो लाइनें होती है ना, वो एकदम बराबर दोनों लाइनें होनी चाहिए, है ना, और उस दोनों लाइन को मिला दिया जाता है। यानी एक प्रकृति और पुरुष मिला तो एक जीवन का सृजन हुआ। तो जितनी तस्वीरें बनती हैं वो एक जीवन को सृजित करती और हैं। पहले के टाइम पे आई थिंक घरौंदा में, पूजा घर में और शादी वगैरह के टाइम पे हाँ बनाया जाता था। तो जब मिथिला पेंटिंग की जो शुरुआत हुई ना, तो वो भित्ति चित्र और अरिपन से शुरुआत होती है। अच्छा, भित्ति चित्र कहते हैं जब हम दीवारों पे पेंटिंग बनाते हैं, दैट इज भित्ति चित्र, और अरिपन जो होता है वो हम जमीन पे डालते हैं। तो भित्ति चित्रों के लिए तब तो वो एक्रेलिक कलर नहीं हुआ करते थे, तो वो लोग जो है ना गेरू का यूज करते थे, सिंदूर का यूज करते थे। अच्छा। और काले कलर के लिए जो लालटेन में जो स्याही होती थी ना, उससे उन्होंने काला रंग बनाया। अड़हुल के फूलों से रंग बनाए, नेचुरल, हाँ, और इन सब पत्तों से, फूलों से उन्होंने रंगों का चुनाव किया और उनसे वो चटक रंग बनाते थे, दीवारों को सजाते थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हर तीज त्योहारों के लिए अलग पेंटिंग होती है। शादी के लिए एक अलग कोहबर बनाया जाता है, तो कोहबर का दिशा भी एकदम निर्धारित है, उसमें क्या बनेंगे वो भी निर्धारित है। आप अपने मन से कुछ नहीं बना सकते, वो सब कुछ जो है ना वो उसी तरह बनेगा। इवन जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है, शून्य में मिल जाता है, तो वहां भी अरिपन डाला जाता है, जो शून्य का अरिपन होता है। अरिपन की भी एक खासियत है, अरिपन हमेशा 3 उंगलियों से बनता है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और जैसे ही आप अरिपन बनाना शुरू करते हैं, तुरंत उस पे सिंदूर लगाया जाता है ताकि महालक्ष्मी का वहां पे निवास हो जाए। लेकिन जो वो मृत्यु वाला अरिपन होता है, वो बाएं हाथ की 1 उंगली से बनेगा और उस पे सिंदूर नहीं लगाया जाएगा। इतनी सारी स्पेसिफिकेशन, इतना सारा कुछ है। तो सिर्फ बड़ी आंखें और चित्रों से आप मधुबनी पेंटिंग को नहीं समझ सकते। जितना आप गहराइयों तक जाएंगे वो उतनी गहरी होती चली जाएंगे। तो इस तरह से अरिपन बनाए जाते थे, भित्ति चित्र बनाए जाते थे, पटचित्र बनाए जाते थे। और आज जो है वो कई तरह से मिथिला पेंटिंग जो है वो बनाई जाती हैं। वो डेली यूजेस होने वाले सामानों पे बनाई जाती हैं, चाहे वो बड़े बड़े फ्रेम्स आप घर में लगा सकते हैं। आजकल हर जगह हर चीज़ों में मिथिला पेंटिंग बनाया जाता है और विदेशों में खूब मांग है इन पेंटिंग्स। हाँ, जब एक तरह से मतलब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब चीज़ें बिक रही हैं तो फिर वो तो फिर सजावट के लिए हर तरीके से काम आएंगी। जैसे आपने बताया कि मतलब आप नागपुर में थे, एक स्टेबल लाइफ था, है ना, आपकी मम्मी बीमार हो गई, आप यहाँ आए, तो ऐसा कभी नहीं लगा कि वापस जाके वहाँ सब कुछ स्टार्ट करें, वहाँ लाइफ अच्छी चल रही थी? कई बार ऐसा लगा और मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन हर बार मतलब परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो चुकी थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो इसलिए कई बार मैंने टिकट लिए थे, कई बार मैंने कैंसिल करवाया और फिर वापस नहीं जा पाया। फिर जो मैं काम करने लगा तो इतना काम मिलने लगा कि जा ही नहीं पाया। और फिर मेरे मन में एक ये भी रह गया ना कि जो लाइफ मैंने देखा है, अगर मुझसे हो सके तो दूसरे को वो नहीं देखने दूंगा। तो हर किसी के दिल में तो यही रहता है ना चाहत कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, पर वो करते वही हैं जो समाज उनको कहता है। लेकिन मैंने ये मिथ को तोड़ा और कहा कि आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हर कुछ आपके मुट्ठी में है। तो अभी मिथिला पेंटिंग के लिए जैसे आपने बताया, तो आप क्या कर रहे हैं ऑन ग्राउंड लेवल अभी? मिथिला पेंटिंग में मैंने सबसे पहले तो मैंने लोगो डिज़ाइन करना शुरू किया, बुक कवर डिज़ाइन करने शुरू किया। दर्जनों सरकारी लोगो मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं और कई सारी किताबें हैं, कुछ तो बेस्ट सेलर्स भी बन गई हैं, तो उनके कवर को डिज़ाइन किया। डे टू डे लाइफ में होने वाली चीज़ों पे मैंने ज़्यादा काम किया। इंस्टेंट चीज़ों पे, जैसे ड्यूरिंग कोरोना मैंने 108 पेंटिंग बनाई थी, लगातार पेंटिंग बन रही थी, जिसमें से कुछ पेंटिंग जो है निर्वाचन विभाग में आइकॉन के रूप में या बुक कवर के रूप में यूज़ की गई। इस साल भी जो निर्वाचन का लोगो है वो मैंने डिज़ाइन किया है, जो उसकी स्मारिका है उसका कवर मैंने डिज़ाइन किया है।
स्वच्छता का लोगो मैंने डिज़ाइन किया है। अभी रिसेंट सिंगापुर में हिंदी फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ, उसमें भी मैंने लोगो डिज़ाइन किया था। पिछले साल इसी हिंदी फाउंडेशन का मुंबई में एक प्रोग्राम हुआ था, उसका भी लोगो मैंने डिज़ाइन किया था। तो दर्जनों लोगो मैंने डिज़ाइन किए और नए नए सब्जेक्ट पे लगातार काम करता आया, जिसके लिए एक पेंटिंग थी मेरी 2020 में, जिससे कोरोना टाइम में मतदाता जागरूकता किया गया था। और 2021 में माननीय मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी के द्वारा मुझे स्टेट लेवल अवार्ड भी उसके लिए दिया गया। और जो लगातार तस्वीरें बनती रहीं तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 108 पेंटिंग दर्ज हो गई। और एक पेंटिंग थी मेरी कोरोना अवेयरनेस पे बनी थी, आज भी मधुबनी सदर हॉस्पिटल में है वो पेंटिंग, और पूरी दुनिया में उस पेंटिंग का डंका बज गया था लगभग। तो वो पेंटिंग जो है ना, वो उसका A4 साइज अमेरिका में $100 में बिका था। तो इस तरह करके काम कर रहा हूँ और लगातार आगे भी कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पे मुझे काम मिला हुआ है, जो बहुत जल्दी मैं डिस्क्लोज करूँगा। जो कि मैं जानना तो चाह रहा था, पर खैर ठीक है। हाँ, नहीं, बहुत जल्दी मैं उसको डिस्क्लोज कर दूँगा। तो आप कुंदन जी को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक वगैरह पे, एंड यू विल गेट टू नो कि क्या आगे बड़ी बड़ी जो है हाँ प्रोजेक्ट्स है, वो सारी चीज़ें। और एक चीज़, जैसे आपने ट्रेनिंग्स की बात करी कि आप MSME वगैरह में काम किया, आपने नाबार्ड में काम किया, आपने लोगों को मोटिवेट किया है, तो मिथिला पेंटिंग्स की भी ट्रेनिंग्स देते हैं आप? बिल्कुल, मिथिला पेंटिंग का ट्रेनिंग तो मैंने तब दिया था जब लोग किसी के घर में जा नहीं रहे थे। नाबार्ड से मैंने ट्रेनिंग दिया था महिलाओं को, और मास्क पे पेंटिंग करवा के वो सारे मास्क बिकवा भी दिए थे। अच्छा। दोबारा भी मैंने ट्रेनिंग दिया। उसके बाद कई सारी महिलाएं जो है, डिस्प्ले सेंटर पहली बार समस्तीपुर में खुला, तो वो मेरी ही ट्रेनिंग के बाद खुला है। तो इस तरह करके, और आपकी भी पेंटिंग्स होंगी वहाँ लगी हुई? बिल्कुल लगी होंगी। और अभी जो है मधुबनी है या मधुबनी के नियर बाय, मतलब पूरा मिथिला में मुझे हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ और वहाँ लोगों को सिखाता हूँ, जागरूक करता हूँ। और ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, इतने निश्चल, इतने कोमल, कि आप खुद, मैंने कहा ना कि मैं चाह के भी वापस नहीं जा पाया, क्योंकि मुझे लगा कि इन लोगों को जरूरत है मेरी। फिर वो आ जाता ना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाता है। और अभी मुझे लगता है 3 साल से पूसा एग्रीकल्चर जो विश्वविद्यालय है समस्तीपुर में, तो वहाँ जो नए एडमिशन्स होते हैं, तो वहाँ भी मैं मोटिवेशन और आर्ट की ट्रेनिंग देने जाता हूँ। अभी रिसेंट मुझे लगता है 1-2 हफ्ते पहले भी 800 वहाँ पे बच्चे थे, और उनको भी मैंने पेंटिंग का ट्रेनिंग दिया, उनको भी मोटिवेट किया। तो इस तरह से बड़े बड़े जगहों से मैंने लोगों को मोटिवेट किया। तो प्रॉपर मतलब हिस्टोरिकल रेफरेंस लेके जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सारा कुछ आप बताते हैं कि कैसे क्या? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मतलब आपने बताया कि मिथिला पेंटिंग सिर्फ कलर से या फिर थॉट से नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको बहुत सारी हाँ, बारीकियां पूरा समझना अंदर पड़ेगी। जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी पेंटिंग्स जो है ना, वो जैसे अरिपन है, तो जो भाई दूज का अरिपन होगा वो अलग हो जाएगा। अच्छा। दीपावली का अरिपन है, सुखरात्रि का अरिपन कहते हैं, वो अलग हो जाता है। और फिर जो कोजागरा का अरिपन है वो अलग हो जाएगा। तो आप किसी एक को सीख करके नहीं कह सकते कि मुझे आ गया। उसमें हजारों चीज ऐसी हैं जो आज भी जो पुराने जमाने में बनाए जा रही है, वो मौलिकता आज भी बरकरार है। मुझे लगता है कि मेरे कुछ दोस्त लोग हैं, कहते हैं मिथिला पेंटिंग करते, उन्हें इसे पता होगा। नहीं, होना उनसे चाहिए। पूछूंगा मैं जाके। हाँ, पूछिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को लगता है कि हमने जान लिया, लेकिन वो वही है ना, नॉलेज में जितना अंदर जाते जाइए आप, हाँ, उतना ज्यादा इसके लिए चीजें। आपको मधुबनी जाना होगा। क्योंकि मुझे भी जब तक स्टेट लेवल अवार्ड मिल गया था, मुझे इन सब चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी ना। मैंने कोई कोर्स किया था, जो मेरी माँ ने बताया था उसी पे काम कर रहा था। लेकिन देन मैंने 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। हाँ, और उसके बाद लगातार मैं, जब भी मुझे लेक्चर के लिए बुलाया जाता है मधुबनी में, तो मैं दुलारी दीदी जी पद्मश्री हैं, तो उनके घर जाता था, उनसे सीखने का कोशिश किया। कुछ पेंटिंग्स लेकर के गोदावरी दत्त जी के घर गया, उनको मैंने पूछा कि इसमें क्या कमी है और क्या हो सकता है। और जिस तरह आप मेरे पास बैठे हो, मैं उनके पास बैठता था और घंटों सुना करता था ये सब बातें। बउआ देवी जी के पास, रानी झा जी के पास, शिवन पासवान जी के पास, बहुत सारे जो भी पद्मश्री हैं उन लोगों से मैं मिलता रहा। तो स्टेट अवार्डीज हैं, भगवान ठाकुर जी हैं, सीमा निशांत जी हैं, तो इन लोगों से मुझे बहुत जानकारी मिली। अपने यहाँ अभी पद्मश्री आपने बताया मधुबनी पेंटिंग से 9 पद्मश्री 9 लोग हैं, जिसमें से एक मेल है, बाकी सारी फीमेल्स हैं। हाँ। और मैं क्या पूछने वाला था, भूल गया। हाँ, मैं ये पूछने वाला था कि अभी मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग को लेके फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि कैसा फ्यूचर है? हर फील्ड में फ्यूचर आपका आप खुद डिसाइड करते हैं, है ना। जैसे कोडेक में बहुत अच्छा फ्यूचर था, लेकिन जिस दिन मोबाइल आया वो खत्म हो गया। उन लोगों ने अपने आप को रीलॉन्च नहीं किया या कुछ ऐसा नहीं किया। कहाँ पे? कोडेक कोडेक, अच्छा, फिल्म कैमरा। ठीक है।
तो उनका कैरियर खत्म हो गया, कई सारे एम्प्लॉय जो हैं वो चले गए। और इसी तरह हमने डालडा को भी देखा कि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड था, फिर वो भी निकल गया। तो इस तरह करके हर चीज़ में जो है ना वो एक दिन आता है जब उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है। हो सकता है मधुबनी पेंटिंग्स का भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इनोवेशन एक ऐसी चीज है जिसको ला करके आप हमेशा यंग रह सकते हैं, हमेशा एवरग्रीन रह सकते हैं। जैसे वो भित्ति चित्र अर्पण था, अब हमने उसको पेपर पे ले आए, अब कपड़ों पे ले आए, उसके बाद अभी टेबल लैंप बनाए जा रहे हैं, बेडशीट बनाई जा रही हैं, पिलो कवर, ये जो कुशन कवर है, पाग है, साल है, अब तो ज्वेलरीज भी बनाई जा रही हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैरियर आप कितनी जल्दी खत्म कर लेते हैं या वापस उसको इनोवेशन के रूप में जीवित रह सकते हैं। तो कैरियर मधुबनी पेंटिंग का बहुत ही शानदार है अगर आप इसको बनाते हैं तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कलाकार ऑनलाइन सीख लेते हैं, वो थोड़ा सुपरफिशियल नॉलेज उनके पास आया, वो अपने आप को कलाकार कहने लगते हैं, वो कलाकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाते हैं। लेकिन जो समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, तो जैसे हम लोगों ने हमेशा सीखने का कोशिश किया और बेइंतहा हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। ये उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं 10-10 दिन 15-15 दिन लगातार काम करने से, और वो ही आनंद देता है। जितना दर्द होता है उतना ही खूबसूरत तस्वीर बनता है। तो जो उस आनंद को प्राप्त कर लेगा उसका कैरियर कभी नहीं खत्म होगा। यही वजह है कि आज आर्ट कॉलेज भी खुल गया है और उसमें लोग ललायित हैं एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है। मतलब मिथिला पेंटिंग में फ्यूचर अच्छा है, हर चीज में फ्यूचर अच्छा है। वो तो, अब अभी कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो ब्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं मुझे लाइक कमेंट करो नहीं आ रहे हैं, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो उससे बेहतर है कि आप काम लगातार करते रहिए ना। एक दिन में तो रोम भी नहीं बना था, तो वो बनते बनते समय लग जाता है। तो आपको अपना कैरियर, अपना जीवन को धीरे धीरे निखारना चाहिए। एक दिन में कुछ नहीं बनेगा, न बिगड़ेगा भी नहीं एक दिन में। सही बात। इतना इनलाइटन हो चुका हूँ ना मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे प्रोसेस करूँ। ये वापस से जाके मुझे वीडियो खुद देखना पड़ेगा चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। इनलाइटेड हो गए हो या मन मुताबिक नहीं हुआ? नहीं इनलाइटेड हो गया हूँ मैं। मतलब क्या ऐसे कहते हैं ना कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको यहाँ तक चीजें पता लगेंगी, पर आपको जब यहाँ तक चीजें पता लग जाती है ना, फिर आपको लगता है कि ओह नहीं। मधुबनी पेंटिंग ना लोग यही बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा रहता है, हम भी बना लेते हैं, हम भी करते हैं। अरे तुम नहीं करते हो। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हाँ, वो बारीकियां आप उसके अंदर जाके समझ नहीं रहे हैं चीजों को। आज आपको मेरा तो सब कुछ आपको मिल जाएगा गूगल पे, इंटरव्यूज वगैरह। तो आप इतना मेहनत, ये पेंटिंग जो है 2021 में मेरा बना था, जब कोरोना खत्म भी नहीं हुआ था, तब भी मैंने कोरोना खत्म हो चुका और भारत विजयी है वो पेंटिंग बना दिया था। तो इस तरह करके आप ना अलग अलग करो। मैंने लोगो बनाना शुरू किया, लोगो कोई बनाता नहीं था, अब बनाने इनोवेशन आपने इनकलकेट किया। कंपनीज को लोगो चाहिए था, उनके लिए बनाया मैंने लोगो। अभी एक विनेश फोगाट पे मैंने पेंटिंग बनाया था, वो बहुत वायरल हुआ। इसके पहले मीराबाई चानू जैसी वो जीती और उसी समय मैंने पेंटिंग बना के डाल दिया। ऑल ओवर इंडिया में वो पेंटिंग छपी थी। और वो अभी एक लड़की थी जो संबलपुरी साड़ी पहन करके दौड़ी थी मैराथन में, वो जीती। तो मैंने वो भी बना दिया था। उस लड़की ने वो फोटो उठा करके ट्वीट कर दिया था, वो ट्वीट भी है। तो जो भी एक शरद कुमार करके हैं जो ओलंपिक जीते थे, विकलांग हैं, तो मैंने उनकी पेंटिंग बनाई थी, वो भी लोगों ने बहुत पसंद किया। सोनू सूद जी की बनाया था, सोनू सूद जी के घर में भी मेरी पेंटिंग होगी। तो इस तरह करके मैं दीपावली में देखो बच्चों को पेंटिंग सिखाया, नो क्रैकर वाला, स्लम के बच्चों को, उनको अवार्ड भी दिया, सम्मानित भी किया। मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने का भी काम करता हूँ, निःशुल्क करता हूँ। होली में, दीपावली में जितना बन पड़ता है मैं उनको गिफ्ट भी देता हूँ। और वही एक ही चीज़ है मेरे जीवन में कि भाई मैंने बहुत सारा चीज़ देखा तकलीफ़ वाला, और वो एक्चुअली में है ही नहीं, वो अपने दिमाग में है और वो एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन आपको अगर लोग बोलेंगे, जैसे आप मेरे बगल में बैठे हैं, अगर मैं बोल दूँ तुम तीनों आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ आए, तो ये वो कह दूँ, जाओगे तो भी थोड़ा मन में अच्छा लगेगा। अगर मैं जाते समय कह दूँ आप लोग आए और देखिए मेरा बहुत काम था, बिगड़ गया, एक तो आपका माइक सही नहीं काम कर रहा था, वो देखो कैसे खड़ा था वो लड़का, एक यहीं पे बैठ ही गया था, पता नहीं आप लोगों में ना पूरा मैनर ही नहीं है काम करने का, अजीब काम कर रहे थे। अभी दोबारा से मैं तो फिर जाओगे तो गाली देते जाओगे, सच्चाई बोल, और गाली बोलोगे कि बाप रे, अभी क्या हुआ, जिसने मैसेंजर पे मुझे मैसेज किया था पहले उसको गाली दोगे, अभी थैंक यू नहीं बोलोगे उसको जाके कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बढ़िया आदमी क्या, उसको गाली जरूर देने के लिए। मैं पागल क्या देता था क्या? वो तो हम लोग को बेइज्जत कर
बोलोगे, ये ह्यूमन नेचर है। तो सिर्फ ये मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ आवाज से बोला, बोलने से आप अपने आप ही मोटिवेट हो गए या अपने आप ही आपको बुरा फील हुआ। तो मेरा पैसा भी तो नहीं लग रहा हम था। लोग वैसे बेइज्जत फील करते नहीं क्योंकि पहले इज्जत नहीं है। नहीं, करोगे, मैं करूंगा, 10 लोग करेंगे तो होने लगोगे। मैंने भी जब शुरुआत किया था ना, तो आपको हंसी लगेगा कि भैया आप अपना, हमारा वाला भी बोला है। मुझे ये चीज 2017 से पता था कि ये बूम होने वाला है। मैंने चैनल बनाया, मैं 14,000 सब्सक्राइबर भी है मेरे यूट्यूब चैनल के, लेकिन वही यहाँ नहीं चलेगा, ये वीडियो बना के क्या करोगे, कोई नहीं देखता है। ना, मैंने नहीं किया। और देखो मैं आज बैठा हूँ 14,000 सब्सक्राइबर लेकर के। लोगों का 1,000 होता है तो केक काट देते हैं, 14,000 है, मैंने सेलिब्रेट तक नहीं किया। तो वो उससे तो बेहतर है कि वहाँ पे मतलब वही मिथिला पेंटिंग से ही रिलेटेड चीज है। मोटिवेशन आर्ट दोनों है मेरा, तो सब दिन से वही है। अब कर रहा हूँ ना, तब नहीं किया, तब लोगों ने कहा कि होगा ही नहीं। मैंने जिस कॉन्सेप्ट पे काम किया था ना, पता है, मैं आकाशवाणी में एंकर भी था नागपुर में। तो मैंने विद्यापति मंदिर कवर किया, मैंने ये कवर किया, अरे मणिपुर मंदिर। तो उस समय तक मणिपुर का कोई वीडियो नहीं था, मैंने बात किया, मैंने कवर किया, तो वो वीडियो पहला बना। अब वीडियो है लेकिन 7 साल पुराना वीडियो एक ही मिलेगा आपको, मेरा वाला। भैया बना तो लिए, उस पर ज्यादा लाइक हुआ कि नहीं कर रहा है सब, इससे अच्छा तो दूसरा न्यूज पे जाता है, क्या करेंगे। मतलब ठीक है, एक प्रोजेक्ट और करेंगे, तो विद्यापति किया, तो वो भी ज्यादा नहीं आगे गया। तो फिर वो लोग ही हिम्मत हार गए, भैया अभी छोड़ दीजिए ये सब करके, अपना भी बेइज्जती है और आपका भी बेइज्जती है, नहीं हो रहा। तो देन मैंने छोड़ दिया, जाओ। लेकिन आप देखो कि 14,000 सब्सक्राइबर है, मुझे भी कह दिया था कि नहीं भैया आप कीजिए, तो हम करते हैं। इसीलिए बेइज्जती मैं मानता ही नहीं हूँ। हाँ, देखो एक छठ का एल्बम भी होगा मेरा, 3-4 गीत गाए हैं, सब मोटिवेशनल गीत हैं, गीत छठ के हैं, लेकिन है मोटिवेशनल। आपको वीडियो भी मोटिवेशनल दिखेगा, और उसमें जो मैंने MBA में सीखा वो सब छठ के गीत में डाला। एक इस्तिहार आता है, आप पढ़ते हैं, आप फॉर्म भरते हैं, फिर इंटरव्यू देने जाते हैं, फिर आपका सिलेक्शन होता है, फिर रिजाइन कर देते हैं। तो ये एक प्रॉपर साइकिल था, वो सब एक छठ गीत में डाल दिया। एक आर्टिस्ट है, वो गरीब है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, वो दूसरे गाने में डाला। तो इस तरह करके मैंने काम बहुत किया, लेकिन वही था ना कि अर्निंग और ये वाला उतना पोटेंशियली सब देखते थे। अच्छा कितना पैसा मिल रहा था, अभी तो नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। स्टार्टिंग हुआ था ना मोनेटाइजेशन, हाँ, तब भागो, कुछ नहीं किया। बाद में ये मधुबन मिथिला पेंटिंग के लिए तो मैं दिखाऊंगा आपको कि मैंने कितना संघर्ष किया। और अभी देखिए 3-3, 4-4 हजार तो लोग रहते मुख्यमंत्री उद्यम योजना के, अभी 3,000 लघु के हैं। तो कहीं भी दुकान में जाएंगे, कोई पैर वैर छू लेगा, बेटा पहचाने नहीं सर, आप ही ने ट्रेनिंग दी ना। एक लड़का कार से आया, बहुत सारा फ्रूटी मैंगो बिहारी उन्होंने खोला, तो मैंने, अरे आप तो सर आप ही ने ट्रेनिंग दिए थे। देखिए सर हम कार खरीद लिए तो इसलिए हम आपके यहाँ आए हैं और इतना प्रोडक्ट लेके आए। मैंने देखो अगर पेमेंट लोगे तो दो, और ऐसे फ्री गिफ्ट वाला नहीं काम हम करते। तो फिर वो कुछ रखे थे, कुछ बंटवा ही दिए हमने, घर में मेरे मत दो, बांट दो यहाँ पे अगल बगल के जितने लोग, सबको बांट के गए। तो एक और है दलसिंह सराय के, हम 2-3 दिन ट्रेनिंग के बाद ही बोले कि सर हम कार खरीद लिए, हम चाहते हैं सबसे पहले आप ही बैठिए कार में, हमने मम्मी पापा को बिठाइए। तो ऐसा ये कौन सी कैसी ट्रेनिंग, ये वाली कौन सी ट्रेनिंग है? मुख्यमंत्री लोन जो प्रोवाइड करती है ना, उसमें भी छोटे स्मॉल तो 10 लाख भी देती है, बड़े स्मॉल पे भी, और 2 लाख अभी दे रही है छोटे छोटे। अरे 2 रुपया तो कोई देता नहीं है। 2 लाख में जो लोग, एक महिला मिली, वो अंगूठा दे रही थी, बुरी थी। तो हमने, दीदी अंगूठा लगबे छे, केना बिजनेस करबे, कथी करबे? तो अभी कथी करे छे? बोले अभी तो गोइठा ठोके छे। तो बोले तो आप क्या कीजिएगा? बोले अगरबत्ती बनाने का। तो बोला आके केना बिकत, ऐसे गोइठा बेचे छी या अगरबत्ती केना? तो बोली कि हम बचपन से ही हम बिजनेस करना चाहते थे। पिताजी बोले शादी हो जाएगा तब करना, शादी हो गया तो पति बोला पैसा नहीं है बाद में करना। बच्चे तो हम गोइठा ठोक ठोक के सपोर्ट किए, बेच बेच के। बच्चे देखे स्ट्रगल तो बोले माँ तुम, हम बड़े हो जाएंगे तब तुमको अति करके देंगे। बच्चे ने भी साथ नहीं दिया। अभी वो लोन लेकर के अगरबत्ती बेचेंगे। तो हम बोले तो ये कहाँ किसी से कांटेक्ट किए, वो पढ़ी लिखी ही नहीं है तो क्या करें? बोले हम ठेला पे ले जाके अगरबत्ती बेचेंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों से मिला ना, तो यही झंझन आ गया मेरा कि मतलब हम लोग तो पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा, और हम तो फिर भी नागपुर में रह के आए थे, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों से मिलेंगे ना तो आपको आश्चर्य होगा। तो इस तरह से बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनका स्थिति बहुत ख़राब था, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग अपने बारे में जिसने किया और कोई भी सपना देखा वो पूरा कर लिया। और हम लोगों को ही देखो, पेंटिंग करेंगे, पेंटर बनेंगे, ये जानते थे,
वो नहीं किया, कराने दिया घर वालों ने। करते करते MBA कर लिया, जॉब करते रहे और देखिए कि यहाँ से चले भी गए और ऐसा तकलीफ झेल के गए यहाँ से कि दोबारा कभी नहीं आए। और जब आए तो देखो फिर कौन है मेरा यहाँ पे। ये लोग जो मिल गए ना, तो अभी लगता है कि एक नया फैमिली मिल गया और पुराने वाले लोग तो अब कोई भी नहीं है, सब मोस्ट ऑफ लोग चले गए लाइफ से। तो इन लोगों के सहारे फिर जीने लगे। तो वही मेरा पीपल का पेड़ है, उसके नीचे बच्चे बैठे रहते हैं, उन लोगों से भी मिलते हैं। तो ऐसा लगता है मेरा ही कोई अपना आदमी है जो यहाँ है, यही लगता है और क्या। तो जीवन जीने का वो जो यहाँ से यहाँ तक शर्ट की बटन खुली है और बढ़िया टी-शर्ट में घूम रहे हैं, और मुंबई जयपुर कहाँ कहाँ हम लोग घूमे। हमेशा मैं ट्रैवलिंग पसंद था। वो आदमी देखो आज घर में बैठा है, नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल का मैं यूथ प्रेसिडेंट था, तो सब छूटता चला गया। लेकिन मेरा छूटा बहुत, लेकिन तब भी हम गिरे नहीं। हम जो हमको मिलता है हम उसी में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, जो मिला उसी में हम आगे बढ़ गए। तो जब हम लेक्चर लेना शुरू किए, काम मिलने लगा तो कोरोना आ गया। फिर अब घर में बैठो तुम अब क्या करोगे, तो फिर अब पेंटिंग बेचना शुरू कर दिया बना बना के। और ऐसा हुआ कि इतना नौकरी मैंने किया, रीजनल ऑफिस में था मैं इंडिया में, नागपुर में, और वो सब में मेरा उतना नाम नहीं हुआ। लेकिन ये पेंटिंग पैसा कब लौटाएंगे? तो कभी नहीं लौटाएंगे, मेरा कुछ ऐसा हुआ है। तो नहीं थे? हाँ, नहीं सेक्टर मैनेजर था। तो देखो कि वहाँ से यहाँ आके जीरो, फिर लेक्चर चलने लगा जब अच्छा, तो फिर जीरो, फिर मिथिला पेंटिंग करके फिर हीरो। और आज देखिए गूगल में सिर्फ कुंदन कुमार रॉय डालने से मेरा जीवन में नाम नहीं आता, लेकिन आज सिर्फ कुंदन कुमार रॉय डालो और जो वो प्रोफाइल आता है और इतना सुंदर सुंदर फोटो आता है कि मैं खुद 2 बार 4 बार देख लेता हूँ कि कुछ नया एडिशनल आया है इसमें। तो मैं इंटरव्यू लेने आ गया, ये भी बात तो है। आप आ गए, आप नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं। एक चीज़ बस आप कैमरे में देख के आज के यूथ के लिए कि मतलब हाउ यू थिंक दे शुड बी इंस्पायर्ड एंड हाउ यू थिंक दे शुड परसीव मिथिला पेंटिंग एज इन बिहार का कल्चर, या फिर कुछ भी अगर वो करना चाह रहे हैं एंड दे आर एट अ वेरी बेसिक। वैसे तो पूरा वीडियो ही आई थिंक मोटिवेशनल से भरा हुआ था, बट एक चीज़ अगर आप यूथ को वहाँ आंखों में आंखें डाल के अगर कहना चाहें तो। जीवन बहुत छोटा है, इसको कई रूपों में आपको जीना होगा, तभी आप पूरे जीवन को जी सकते हैं। तो इस कड़ी में आप जितना करें वो कम है, जितने लोगों से मिल सकते हैं, जितनी खुशियां बटोर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैंने बार बार कहा कि सब पूछते हैं कैसे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं, तो इस चीज़ को भी पीछे नहीं नकारा जा सकता है, क्योंकि पैसा जीवन नहीं है, लेकिन जीवन में पैसे की बहुत बड़ी अहमियत है। तो आप जो भी कर रहे हैं उसमें एक चीज़ ऐसा होना चाहिए जिससे आपका मॉनिटरिंग पार्ट जो है वो फुलफिल होगा, और उसके बाद आप चाहें तो उन पैसों से समाज सेवा करें या कुछ भी करें, लेकिन हर किसी के पास अर्निंग पोटेंशियल होना चाहिए। वो अर्निंग पोटेंशियल आपके अंदर कोई भी गुण है, कोई भी कला है या आपका एजुकेशन है, उससे आ सकता है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप डेवलप कीजिए, कोई भी चीज़ आसानी से सीखी जा सकती है। और मुझे लगता है, या जैसा मैंने सुना है, कि अगर आप 10,000 घंटे किसी भी चीज़ पे काम कर लेते हैं तो उसके एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो समय शुरू हो सकता है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज अभी इसी वक्त से आप गिनिए और जितना स्ट्रगल, जितना मेहनत आप कर सकते हैं वो 10,000 घंटे पुराने का वो कर लीजिए, क्योंकि जीवन में 2 पोटली सभी को मिला है। पहले तो मैंने ये भी कहा कि जीवन बहुत छोटा है, लेकिन अब ये भी कह रहा हूँ कि वो सुख और दुख की 2 पोटलियों के साथ एक छोटा सा जीवन मिला है। जितना पसीना आप आज बहाएंगे उतना ही वो पसीना आगे आपको मज़ा देगा। लेकिन अगर आज आराम करते हैं तो कल आपको पसीना बहाना ही होगा। और आज कितना भी इत्र आप अपने कपड़ों में लगाते हैं वो महक लोगों को क्षणिक इम्प्रेस करती हैं, लेकिन जब संघर्ष का किरदार के ऊपर में असर होने लगता है और जब किरदार से महक आने लगती है तो वो महक हर चीज़ से ऊपर होती है और वो क्षणिक नहीं होती है, वो सर्वदा महकती रहती है। और ऐसे लोग चाहे ज़मीन पे हो या ज़मीन से चले भी जाते हैं, लेकिन वो यादों में, स्मृतियों में सदा जीवित रहते हैं। तो भैया ये थी कुंदन जी की कहानी, जो कि ना केवल एक प्रेरक वक्ता हैं बल्कि उनकी खुद की जीवनी भी काफ़ी प्रेरणादायक है। उन्होंने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, मधुबनी पेंटिंग से जुड़े, काफ़ी मेहनत की एंड डिस्पाइट हैविंग ऑल द चैलेंजेस बहुत शोहरत भी बटोरी। और अब ही इज़ ऑन अ मिशन टू टेल पीपल दैट इफ दे हैव अ गोल एंड इट्स एथिकली एंड मॉरली करेक्ट, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस वुड बी, दे कैन अचीव इट। और तभी किसी ने सही कहा है इनके बारे में दैट
ही इज़ अ कलर ब्लाइंड आर्टिस्ट फिलिंग कलर्स इन पीपल्स लाइव्स। तो बस वीडियो खत्म, पैसा हजम। और सारा सब्सक्राइब करो बे, तुम लोगों को पैसा वैसा जा रहा है क्या? हद है। चलो ठीक है, बाय, जय माता दी, लेट्स रॉक। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, बाय बाय।